हाय पीपल, गुड मॉर्निंग अगेन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर करते हैं आज। अभी लास्ट लेक्चर में अमेरिकन रेवोल्यूशन कवर हुआ है और आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन यू शुड कवर दिस ईयर। ये आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों आपके एग्जाम में आ चुके हैं 2013 मेंस में। 14 मेंस में आई एक्सपेक्ट दे हैज़ टू बी अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। दैट्स वाई आई एम कवरिंग इट इन अ लार्जर डिटेल। इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड स्टैंडर्ड नोट्स की साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। एंड यू कैन ऑफ कोर्स, ये वीडियो है तो यू कैन रीप्ले इट अगेन एंड अगेन। एंड ये एसेंशियल रेवोल्यूशन है, ये इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 14 में। आई एम क्वाइट श्योर। ओके, मेन आइडिया क्विकली। मेन आइडिया क्या है इसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। इट इज़ एन इनइक्वालिटी बेस्ड रेवोल्यूशन। ये इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए की गई थी, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करती थी बिफोर द रेवोल्यूशन। एंड यूपीएससी ऑफ कोर्स थोड़ा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछता है, तो यू शुड नो व्हाई इट मैटर्स नाउ। इट मैटर्स बिकॉज हमने देखा है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जब जब इनइक्वालिटीज़ हुई हैं, इकोनॉमिक या फिर सोशल, तो उसके खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट किया ही किया है। अभी लेटली हमने विटनेस किया है तुनीजिया में, जब अरब स्प्रिंग हुआ। अरब स्प्रिंग में भी विटनेस्ड कि किस तरह से जो वहाँ पर इकोनॉमिक ऑपरेशन हो रहा था उसके खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट किया एंड अरब स्प्रिंग स्टार्टेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्टोरिकली एग्जाम्पलीफाई करता है इसी एस्पेक्ट को। कॉजेज देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं। पहला कॉज देखते हैं, 3-4 कॉजेज करेंगे हम। पॉलिटिकल करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। क्विकली कवर करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। लुईस 14 बहुत ही लंबा इनका रूलिंग पीरियड रहा है। एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं इनके रूलिंग पीरियड को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी हैं। सेंट्रलाइज एज इन जो नोबिलिटी थी, जो इनके मिनिस्टर्स थे, उनसे इन्होंने पावर छीन के अपने हाथों में ही सेंट्रलाइज करने शुरू कर दिए हैं। सेंट्रलाइजेशन की ये एपिटमी माने जाते हैं, एक्सट्रीम माने जाते हैं। और इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ वहाँ, तो फ्रांस का नेशनल डेट बढ़ गया है। अब इनके ग्रैंडसन आएंगे लुईस 15। ये इन्होंने भी फर्दर जो बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं, 7 ईयर्स वॉर, ये वो जो हुई थी अमेरिका में, हमने देखा है इंडिया में जो वॉर्स हुई हैं, सभी इन्हीं के रजीम में हुई थी। फ्रांस की बहुत सारी कॉलोनीज भी इसी कारण इनको छोड़नी पड़ी। देन नेशनल डेट इज फर्दर्ड, और बढ़ गया नेशनल डेट। ही वॉज अ वीक लीडर, लुईस 15 वॉज अ वीक लीडर। स्टेट का निगलेक्ट किया इन्होंने, अपने फेवरेट्स को मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। एंड फ्रांस विच इज़ फेमस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, हम आगे 3-4 फिलोसफर्स का नाम जानेंगे, उनकी भी ये इन्होंने स्पीच कंट्रोल करने की ट्राई की, गैगिंग ऑर्डर दे देते थे। तो ही ट्राई टू कर्ब द स्पीच ऑफ द पीपल। लुई 16 आते हैं इनके बेटे, एंड ही इज स्लाइटली वेल इंटेंशनड। ये इंटेलिजेंट भी है, वेल इंटेंशनड भी है, लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स के लिए ये ही इज नॉट रेडी। ही इज नॉट रेडी टू टैक्स रिच। और अबव ऑल इनकी वाइफ है मैरी एंटोइनेट, हु इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये भी कहती है कि तुम आम लोगों से इतनी बातें मत किया करो और थोड़ा सा अपना किंगली बिहेवियर दिखाया करो। इसलिए लुई 16 जो है ये बहुत सारे बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। सोशल कॉजेज, अभी हमने पॉलिटिकल कॉजेज देख लिए। सोशल कॉजेज वेरी वेरी एसेंशियल टू नो। सोशल कॉजेज 3 एस्टेट्स। फ्रांस जो था इट वॉज डिवाइडेड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहली कैटेगरी में होते हैं लोग क्लर्जी दैट मीन्स पीपल ऑफ चर्च, जो चर्च में जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, हायर लेवल के प्रीस्ट हुआ करते थे, वो फर्स्ट लेवल माना जाता था उनको, टॉप मोस्ट। सेकेंड बिलोंग टू नोबिलिटी। नोबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है, दैट इज नोबिलिटी वॉज हेरिडिटरी बेस्ड। जो लोग एक परिवार को बिलोंग करते थे वही आगे जाके नोबल बन सकते थे। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही अमीर हो गया अपनी लाइफ टाइम में या बिजनेसमैन बन गया तो वो नोबल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता था। हेरिडिटरी ही चलता था। ये इंडिया का आप समझ सकते हैं एक तरह से कास्ट सिस्टम की ही कंटिन्यूएशन थी। ये कास्ट सिस्टम था वहाँ पर कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ही बन सकते थे नोबल्स। एंड द थर्ड स्टेट वॉज द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन, पेजेंट्स, बहुत सारे लोग, अमीर गरीब सब तरह के। 97 to 98% ऑफ फ्रांसिस पॉपुलेशन बिलोंग टू थर्ड स्टेट। एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ही पिक्चर है इसमें। थर्ड स्टेट इज हेविली बर्डनड
बाय फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट एकदम जंजीरों में बंद है। और एक ये पिक्चर मैंने कॉपी पेस्ट की है एनसीईआरटी से, इसको थोड़ा पॉज करके जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, दैट्स व्हाई आई हैव कॉपी पेस्टेड इट। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल रीजंस। अब फ्रांस तो वहाँ पे हब रहा है एनलाइटनमेंट का की फिलोसफीज़ का, बहुत सारे फिलोसफर्स आए गए, उनके आइडियाज़ डिस्कस होते थे यहाँ पर सोसाइटी को लेके और कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए सोसाइटी की, इसको लेके नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं एंड लोग चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिले मोनार्की से, इस सारे ऑपरेशन से, तो वो एनलाइटनमेंट आइडियाज़ को फॉलो करना चाहते हैं। तो जॉन लॉक इंग्लिश फिलोसफर हैं, यूके में पैदा हुए हैं, इनके आइडियाज़ बहुत फेमस है यहाँ पर। ये बोलते हैं कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ये तो एक इंसान का इनएलिएनेबल राइट है, ये तो उसके पास होना ही चाहिए हर वक्त। इससे बहुत लोग प्रभावित हैं। आपने नोटिस किया होगा ये कि जॉन लॉक की फिलॉसफी से ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस में। जॉन जैक रूसो ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए हैं और बहुत छोटी कंट्री है स्विट्जरलैंड, वहाँ पर हर बात पर रेफरेंडम हो जाता है। इन्होंने बचपन से ही डेमोक्रेसी इंजॉय की है और ये स्विट्जरलैंड से फ्रांस आए हैं, वहाँ पर चाहते हैं कि फ्रांस में भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट हो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसको आगे लेकर गए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या लिखते हैं कि पीपल दे आर सोवरन। सोवरन का मतलब पीपल विल डिसाइड एवरीथिंग, दे आर ऑल पावरफुल। इनकी आइडियोलॉजी लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है रूसों की। ये बोलते हैं कि जो सोवरेनिटी है, इवन की जो जजमेंट्स होनी है, अगर किसी ने कोई चोरी की है तो उसको जज के सामने पेश नहीं किया जाए, उसको लोगों के सामने पेश किया जाए, एंड पीपल द सोसाइटी विल डिसाइड कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनका सोवरेनिटी का एग्जाम्पल है, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्जर कंट्रीज। नेक्स्ट है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर इनका पेन नेम है, अदरवाइज फेमस फॉर प्रोपागेटिंग आइडियाज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपने सटायर के लिए, अपने जो इनके कमेंट्स होते थे, इनकी राइटिंग्स को लेके बहुत ही फेमस, और इन्होंने बहुत ही ऑफन किंग पर सटारिकल कमेंट्स लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, और इसके कारण इनको बहुत बार जेल जाना पड़ा, बट एक्सट्रीमली कोटेड थ्रू आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड ये जो जितने फिलोसफर्स रहे हैं पीछे, यू शुड नो देम, एटलीस्ट इनके बारे में काफ़ी बातें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप जब एथिक्स का एग्जाम लिखेंगे, एथिक्स में आपको बहुत सारे फिलोसफर्स कोट करने होते हैं, तो जितने आप फिलोसफर्स के बारे में जान लेंगे उतना बेटर है। ऑल राइट, मूविंग अहेड। अमेरिकन रेवोल्यूशन से भी प्रभावित हुए काफ़ी। मार्कस लेफायते हमने नाम पढ़ा था हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में। ये एक फ्रेंच जनरल थे जो अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, और ये वापस आए हैं फ्रांस में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, और ये यहाँ पे लोगों को बोल रहे हैं कि इट्स पॉसिबल टू वाइप आउट द मोनार्की। इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं? अभी तक हमने जान लिया पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल रीजन जान लिए, अब बारी है फाइनेंशियल रीजंस के। एंड अदरवाइज जो भाई साहब बैठे हैं, इनका नाम है जैक नेकर। अगर नाम याद होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज आई वोंट रियली सजेस्ट कि इस पे इतना दिमाग लगाना जैक नेकर का नाम याद करने में। ये अब क्या हुआ है कि जो लुई 16 हैं, जो अभी किंग हैं, जिनके इरा में, जिनके राज में अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा 1789 में, ये लुई 16 इनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और इनको बोलते हैं कि हमारे पास अभी बहुत ही ओवरबर्डन इकोनॉमी हो गई है, टैक्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, कैसे टैक्स बढ़ाया जाए। तो इनसे पूछते हैं, तो ये अपना सोल्यूशन देते हैं दैट वी शुड टैक्स ऑल प्रॉपर्टी। फर्स्ट एंड सेकंड जो एस्टेट है, क्लर्जी एंड जो नोबिलिटी है, उनको भी टैक्स देना चाहिए। अभी तक वो टैक्स एग्जम्प्टेड हैं, लेकिन मेजरली वही टैक्स अगर पे करें तो बहुत ही हमारा काम सही हो जाएगा, कि हम थर्ड एस्टेट को ऑलरेडी बहुत टैक्स कर चुके हैं, तो इट्स टाइम वी शुड टैक्स फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट। तो इसकी ये बात सुन के, ये जो सभी को टैक्स करना है, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट इससे खफा हो जाते हैं, एंड थर्ड एस्टेट में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। और अब वो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट बोलते हैं कि हमें मंजूर नहीं है, तो किंग बोलता है कि हम अपनी पार्लियामेंट कॉल करते हैं। और फ्रांस में उस वक्त पार्लियामेंट को क्या बोला जाता था? एस्टेट्स जनरल कहा जाता था पार्लियामेंट को। एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। एस्टेट्स जनरल में तीनों अपनी एस्टेट्स बैठेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और
फर्स्ट स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेकंड के 300 एंड लेकिन थर्ड के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन है क्या, अब हर स्टेट के पास एक एक वोट है। स्टेट जनरल की मीटिंग होगी, हर स्टेट के पास एक एक वोट है। मई 1789 में वर्साइलेस में स्टेट जनरल बुलाया गया आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल के बाद बुलाया गया। अभी तक कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई थी बुलाने की, और हर स्टेट के पास एक वोट है। तो ऑफ कोर्स अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के खिलाफ कोई प्रपोजल आया है तो वो तो इकट्ठे मिलकर थर्ड स्टेट को ऑफ कोर्स दे कैन आउट वोट। तो इस पर थर्ड स्टेट चढ़ जाता है। थर्ड स्टेट वाले बोलते हैं कि सारा टैक्स हम चुकाते हैं, सारी जो इकोनॉमी हम पर चलती है। तो ऐसा ये गलत है, आपका जो पूरे का पूरा जो प्रिंसिपल है ये वोटिंग का गलत है। वोटिंग होनी चाहिए 1 वोट फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर बंदे के पास एक वोट होनी चाहिए, स्टेट के पास वोट नहीं होनी चाहिए। तो इस बात से किंग बोलता है कि नहीं, ये गलत है कि हर इंडिविजुअल के पास वोट नहीं हो सकती, वोट होगी तो स्टेट के पास ही होगी। तो इससे थर्ड स्टेट जिसके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो दे लीव द स्टेट जनरल। वो कह रहे हैं कि हमने बैठना ही नहीं यहाँ पर, हम जा रहे हैं बाहर। एंड वो बाहर जाके नेशनल असेंबली घोषित करते हैं अपने आप को। वो बोलते हैं कि हम हैं नेशनल असेंबली, हम 600 लोग हैं, वी रिप्रेजेंट 98% ऑफ द फ्रांस, वी आर द नेशनल असेंबली। बहुत ही सुपर एसेंशियल एक ये टर्म है यहाँ पर, टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ ये है, जहाँ पर स्टेट जनरल हो रहा था उसके बाहर एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर जाते हैं सभी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स और ये बोलते हैं कि हम ही फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम अपने आप को फ्रांस का पार्लियामेंट घोषित करते हैं एंड हम ही डिसाइड करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्रांस का। यहाँ से यू कैन अज्यूम फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ, टेनिस कोर्ट ओथ से। और ये डिसाइड करते हैं कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेंगे वी विल नॉट गो बैक होम, विल नॉट गो होम। ये डिसाइड करते हैं 1789 में। किंग से अब इनकी कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई है। थर्ड स्टेट को बाहर बंद कर दिया है, राजा बोलता है कि हमें इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं वो। एंड लेकिन इससे किंग थोड़ा घबरा जाता है, किंग अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेता है। उसके बाद अब बैस्टील करके एक देयर इज अ फोर्ट जहां पर कैदी बंद किए जाते हैं अदरवाइज, और 1789 की ही बात है ये, टेनिस कोर्ट ओथ के बाद की बात है। अब किंग को लगता है कि न कि जो जैक नेकर, जो हमने पहले पढ़ा था, जैक नेकर एक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उन्होंने लोगों को भड़काया जो थर्ड स्टेट के प्रो में काम किया करते थे। किंग उनको फायर कर देता है कि आपके सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे लोग भड़क जाते हैं, लोगों को लगता है कि ना अब किंग फिर से अपनी ऑप्रेसिव रजीम पे वापस आ रहा है, जो इन्होंने बात माननी शुरू की थी हमारी, ये नहीं मानेंगे। और लोग क्या करते हैं, दे स्टॉर्म द बैस्टील। बैस्टील जो एक किला था जहाँ पे कैदी बंद होते थे, उसको ये स्टॉर्म कर देते हैं लोग एंड दे फ्री द प्रिजनर्स। और वो प्रिजनर्स को फ्री करके बोलते हैं कि हमने अपने आप को आज़ाद करवा लिया। थोड़ा सिम्बॉलिकली वो बोलते हैं कि देश आज़ाद हो रहा है, द फ्रीडम हैज़ स्टार्टेड टू कम, ऐसा थोड़ा सिम्बॉलिक। इसलिए बेस्टील डे सेलिब्रेट भी करते हैं फ्रांस में वो, क्योंकि वहीं से वो मानते हैं कि फ्रीडम आनी शुरू हुई थी। तो यू शुड नो अबाउट बेस्टील। उसके बाद रेबिलियन फैलता रहता है, उसके बाद कंट्री साइड में गांव तक पहुंच गया रेबिलियन। एंड गांव में लोगों ने अपने जो फ्यूडल मास्टर्स थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनकी बात मानने से मना कर दिया है। किंग यहाँ पे थोड़ा प्रेशराइज होके अनाउंस करता है कि फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म हो गई हैं। किंग ने फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया बेस्टील की स्टॉर्मिंग के बाद। यहाँ पर जो एक बैठी है, वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बैठी हुई है थर्ड स्टेट वाली, वो अनाउंस करती है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वो एक तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करती है जिसमें वेरियस आर्टिकल्स लिखे हैं, ये उसी की तस्वीर है। ये इसमें डिसाइड करते हैं कि हम कैसे कैसे हमारे राइट्स होंगे एंड वेरियस प्रपोजल्स आर्टिकल्स डिसाइड करते हैं, जिसके 2-3 मैं आपको दे रहा हूँ एक्सर्प्ट्स। अभी 1789 ही चल रहा है, वेरी एसेंशियल ईयर। इट इज बेस्ड ऑन एनलाइटनमेंट आइडियल्स, बेसिक फ्रीडम्स जो हर बंदा एंजॉय करेगा, उसके बारे में बात हुई है यहाँ पर। और एंड बहुत ही एसेंशियल वर्ड है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सभी बराबर। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, मार्च ऑफ विमेन।
अब ये उसके बाद लॉ फॉर्मुलेट करने से लोगों की भूख तो नहीं मिट जाएगी, तो लोग अभी भी दे आर वेरी हंग्री एंड गरीबी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड गरीबी है अक्रॉस फ्रांस। जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं। तो कुछ विमेन होती हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड किंग्स पैलेस पेरिस में। तो किंग वहाँ से भाग जाता है वर्साइलेस की तरफ कि मुझे इतनी ट्रबल पसंद नहीं है, वो वर्साइलेस भाग जाता है। वर्साइलेस के बाहर ये स्टार्विंग विमेन है, दे मार्च और किंग को दे आस्क किंग रादर दे फोर्स किंग टू कम बैक टू पेरिस, और किंग को पेरिस वापस आना पड़ता है। और यहाँ पर किंग वापस पेरिस आता है, उसको इम्प्रिजन कर लिया जाता है। किंग इज इम्प्रिजन नाउ। उसके बाद किंग इम्प्रिजन है वहाँ से, और वो चाहता है वहाँ से भागने की ट्राई करता है। एमिग्रेस इसकी हेल्प करते हैं किंग की। एमिग्रेस वोट है एमिग्रेस, थोड़ा सा नाम ही से आपको शायद समझ आ रहा हो, एमिग्रेशन से आया ये वो लोग हैं जो बाहर भाग गए हैं, जो नोबल्स से या फ्यूडल लॉर्ड से, जिन्होंने देखा कि थोड़ी सी रेवोल्यूशन आ रही है, ये भाग गए, ऑस्ट्रिया भाग गए, आस पड़ोस के देशों में भाग गए, और एमिग्रेस बोला गया इनको। और ये किंग की हेल्प करते हैं कि वहाँ से भागने में, जो पेरिस में किंग को बंद कर दिया गया है। और ये ट्राई करते हैं वहाँ से, लुइस जो किंग है 16th, वो ट्राई करता है फैमिली के साथ भागने की, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं इन्हें, ऑस्ट्रियन बॉर्डर पे इनको पकड़ लिया जाता है। अब बाकी कंट्रीज भी रिएक्ट करना शुरू कर रही हैं। बाकी कंट्रीज में भी क्योंकि किंग बैठे हुए, मोनार्की है, उनको लगता है कि ये कहीं पूरी हवा पूरे यूरोप में ना फैल जाए, जो फ्रांस में हवा स्टार्ट हुई है, और वो चाहते हैं कि इस बात को वहीं पे रोक देना, कि फ्रांस में ही दबा दिया जाए पूरी की पूरी रेवोल्यूशन को। तो वहाँ पे प्रूशियन किंग जो है, ऑस्ट्रियन एम्परर लुई 16 का भाई है जो ऑस्ट्रिया में है, ये सब प्लान करते हैं कि वी विल अटैक फ्रांस, और हम वहाँ पे सभी सारी रेवोल्यूशन को दबा देंगे। डेक्लेरेशन ऑफ पिलनेट्स करके है, इन केस अगर कभी ये 5 मार्क का कुछ आ रहा है तो यू शुड नो व्हाट इज डेक्लेरेशन ऑफ पिलनेट्स। पिलनेट्स एक जगह थी प्रूशिया में, जहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम इंटरवेंशन करेंगे फ्रांस में, और वी विल अटैक फ्रांस, और एंड वी विल रिस्टोर द किंग। इन द मीन वाइल 2 साल बैठे रहिए वहाँ पे नेशनल असेंबली, जो टेनिस कोर्ट ओथ के बाद इन्होंने अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। 1791 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी। ये बोलते हैं कि मोनार्की की पावर्स बिल्कुल छीन ली गई हैं, मोनार्क की पावर्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे इंग्लैंड में हुआ करती थी वैसी वाली मोनार्की स्टैब्लिश हो गई है। एंड दे अनाउंस दैट देयर बी अ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मेकिंग लॉज। एंड यहाँ पे अब एक पीछे हमने एक टर्म जानी थी एमिग्रेस, अब एक नेक्स्ट टर्म जो आई है यहाँ पे ये है सॉन्ग क्यूलॉट्स। सैंस करके जो वर्ड होता है इंग्लिश में, इट मीन्स विदाउट, इट्स अ फ्रेंच वर्ड अदरवाइज। सॉन्ग क्यूलॉट इज, क्यूलॉट्स नी ब्रीचेस को बोलते हैं, जो नी पर कुछ ये लोग जो फ्रेंच जो अमीर लोग होते हैं वो नी पे ब्रीचेस बांधते हैं। अगर जो गरीब लोग होते हैं वो ब्रीचेस को नहीं अफोर्ड कर सकते, दे डू नॉट वियर दोज ब्रीचेस, सो दैट्स वाई दे आर विदाउट दीज ब्रीचेस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सॉन्ग क्यूलॉट्स, विदाउट ब्रीचेस। ये गरीब लोग हैं ये। एंड ये गरीब लोग वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो इसमें दे विन। दिस इज द पिक्चर व्हेन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। दिस लेडी सिंबलाइजेस द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये नेशनल गार्ड्स हैं, यहाँ सिटीजन्स हैं, एवरीबडी इज टेकिंग एन ओथ कि एवरीबडी इज इक्वल एंड वी विल ट्रीट एवरीबडी इक्वली। इन द मीन वाइल ऑस्ट्रिया अटैक करता है वहाँ से, ऑस्ट्रिया का अटैक, फ्रांस अटैक करता है रादर, कि देखता है कि ऑस्ट्रिया बहुत ही हेल्प कर रहा है किंग की, तो फ्रांस ऑस्ट्रिया पे अटैक करता है 1792 में। इसको वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिजन कहा गया। एंड इसके बाद एक, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट टर्म जो आती हैं बीच में, मैं उनके थोड़ा मीनिंग समझाना चाहता हूँ आपको। वहाँ पे फ्रांस डिक्लेयर करता है लेवी ऑन मासे। लेवी ऑन मासे मीन्स, लेवी का मतलब होता है कि देयर इज एन अपील, सबको पूरी मासेस को अपील है कि वो आर्मी ज्वाइन करें, उसको जिसको कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है। कॉन्स्क्रिप्शन कि 18 से 25 के बीच में सबको मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है। ऑल द फिट मेल्स they compulsorily had to join army, conscription कहते हैं उसको, levy en masse, rule of radicals। अब क्या होता है यहाँ पर 1792 में, अब पेरिस में अभी ग्रेजुअली देख रहे हैं प्रोग्रेशन हो रही है, 89 से 92 तक पहुंच चुके हैं हम, 3-4 और मेजर इवेंट्स रह गए हैं।
पेरिस की मॉब अटैक करती है लुइस एंड फैमिली को, और इन द मीन वाइल न्यू इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं। जो वहाँ पर टेनिस कोर्ट वाली जो असेंबली बैठी हुई थी जिसने अभी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दी है, वो अनाउंस करती है कि हमें न्यू इलेक्शंस करवाने हैं कंट्री में, बहुत ही इनाकी फैली हुई है, हमें न्यू गवर्नमेंट चाहिए। नेशनल कन्वेंशन होती है, और इसमें होता क्या, अब जो नेशनल कन्वेंशन तब आती है जब इलेक्शंस होने के बाद जो जीत गए हैं लोग। मेजरली इसमें जो लोग जीते हैं वही सॉन्ग की लॉट्स जीते हैं, जो गरीब लोग थे वही जीते हैं, एंड इसमें ग्रुप बन गए हैं अंदर। इन्होंने पहले आके क्या किया, इन्होंने मोनार्की अबॉलिश कर दी, किंग को बिल्कुल ही हटा दिया, किंग को एब्सोल्युटली। पहले था आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, इन्होंने बोला नहीं हमें मोनार्की चाहिए ही नहीं, फ्रांस ऑफिशियली बिकम्स अ रिपब्लिक। एंड अब यहाँ पे लेकिन जो जीत के आए लोग, इसमें भी ना दो तरह के लोग बन गए हैं, एक जैकोबिन्स एंड एक जिरोंडिन्स। जैकोबिन्स नाम जानना ज़्यादा एसेंशियल है, जिरोंडिन्स छोड़ दो। जैकोबिन्स से ये हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, ये कह रहे हैं एक्सट्रीम मेजर्स, किंग को मार दो, सब कुछ, और सबको इक्वालिटी, जो इक्वालिटी की बात नहीं मानता उसको मार दो, ऐसी बातें करते हैं जैकोबिन्स। एंड जो जिरोंडिन्स हैं दे आर मॉडरेट्स, चेंज चाहते हैं लेकिन मॉडरेट चेंज। नेशनल कन्वेंशन के लीडर्स हैं एक तो ये जॉन पॉल मरात एंड जॉर्ज डैंटन। मरात इज ए हार्डकोर जैकोबिन, and Marat was finally murdered because of his extreme ideology. अब ये आए रॉब्सपियर, आपके सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैक्सिमिलियन दी रॉब्सपियर। बाकी जो पीछे नाम आए थे अगर आपको याद होते हैं इट्स ओके, बट आई बिलीव यू शुड रिमेंबर दिस नेम रॉब्सपियर। एंड अगर आप थोड़ा सा, वैसे इट्स माई पर्सनल व्यू, अगर आप थोड़ा सा अगर इस पर रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च करना, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस गाय एंड अरविंद केजरीवाल। माई पर्सनल व्यू, जिस तरह से ये भी थोड़ा जनता दरबार एंड रेफरेंडम फॉर एवरीथिंग वही ऑर्गेनाइज करते थे, ये भी अरविंद केजरीवाल भी कुछ वैसा ही करते हैं। एंड दिस गाय वॉज फेमस एज द इनकरप्टेबल, कि इनको कोई भी करप्ट नहीं कर सकता। बट यू शुड रीड अबाउट हिम, विकीपीडिया करना, एंड यू वुड फाइंड स्टार्क सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस गाय एंड अरविंद केजरीवाल। इन्होंने गिलोटीन का बहुत ही मैसिव यूज़ किया। व्हाट इज़ गिलोटीन? गिलोटीन होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर बंदे का सर रखा एंड द गाय डाइज। गिलोटीन आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि जब हम बिल डिस्कस कर रहे होते हैं, जनरली बजट डिस्कस कर रहे होते हैं, बजट में जब वो आइटम्स, बहुत सारी आइटम्स, जब होता है कि अभी आइटम्स बहुत सारी पड़ी हैं, टाइम कम है, तो सिंपली वो विदाउट डिस्कशन वो वोटिंग को डाल देते हैं, वोटिंग हो जाती है और आइटम्स स्ट्रेट अवे किल हो जाती हैं, बस सिंपली वोटिंग होती है, नो डिस्कशन। उस चीज़ को बोलते हैं द आइटम हैज़ बीन गिलोटीन्ड, बस वोटिंग करा ली, डिस्कशन नहीं की, किल कर दिया उसे। डॉक्टर जोसेफ गिलोटीन ने इन्वेंट की थी। थोड़ा इसको ह्यूमेन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन मानते थे, पहले गोलियां मारते थे, ये करते थे, उनको लगता है कि बड़ा ही पेनफुल है, ये थोड़ा बेटर है कि सडन डेथ हो जाती है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत लोगों को गिलोटीन किया गया। इसके बाद 1793 में लुई 16 जो राजा थे उनको भी गिलोटीन कर दिया है। एक्सट्रीम फॉर्म पे पहुंच गए हैं। रॉब्सपियर जो है, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों में डर फैल गया कि किंग को भी नहीं बख्शा तो किसको बख्शेंगे। जो भी रॉब्सपियर के खिलाफ बात करता है उसको गिलोटीन कर दिया जाता है। उसके बाद इंटरनल रेबिलियन शुरू हो गई है। लोग चाहते हैं कि रॉब्सपियर को उखाड़ फेंकना, कि वो कह रहे हैं कि ये तो मोनार्की की तरह ही काम कर रहा है, ये भी जिसको दिल करता है उसको मार देता है, लिबर्टी के नाम पे सबको मार रहा है ये तो उस पर लोग इंटरनल रेबिलियन शुरू हो गया। लेकिन अभी इंटरनल रेबिलियन को रोकने के लिए क्या करता है ये रॉब्सपियर? ही फॉर्म्स दिस कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये पब्लिक सेफ्टी की कमेटी अगर बोल दे किसी को कि हाँ ये बंदा ने कुछ गलत काम किया है या ये बंदा रेबिलियन फैलाना चाहता है, तो पब्लिक सेफ्टी की कमेटी ने अगर बोल दिया तो उस बंदे को गिलोटीन कर दिया जाता है। डिक्टेटोरियल पावर्स है इसके पास। और 1 साल तक इस कमेटी ने राज किया। बहुत ही, उस पूरे राज को बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। सब तरफ आतंक फैला हुआ है, बहुत ही एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। रेन ऑफ टेरर कैसे एंड होता है? फिर एक दिन फाइनली इसको थर्मोडोरियन एंड बोलते हैं।
कुछ लोगों ने मिलके रॉबस्पियर का ही गला कटवा दिया, रॉबस्पियर को ही एग्जीक्यूट करवा दिया और पब्लिक सेफ्टी की कमेटी को डिस्मेंटल करवा दिया गया। फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब जो था इसको भी डिस्बैंड करा दिया गया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1795 में। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था जैकोबिन्स ने, जिसमें मोनार्की एबॉलिश कर दी गई थी, बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन था वो, उसको भी हम एंड करते हैं। तो देख रहे हैं आप 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं अभी तक ही, और एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाया गया जिसका नाम दिया गया डायरेक्टरी। इसमें बोला गया कि एक बंदा रूल नहीं करेगा, एक बंदा जो रूल करता है वो डिक्टेटर बन जाता है, तो 5 बंदे रूल करेंगे जिसको बोला गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी है, लोग तो करप्ट हो ही जाएंगे, ऐसा है, जो भी कुछ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पर, तो डायरेक्टरी भी करप्ट हो गई है। डायरेक्टरी ने जितने टाइम राज किया, स्कैंडल्स हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स, पॉलिटिकल स्ट्राइफ, 2-3 साल जो डायरेक्टरी ने राज किया अपना 1795 ऑनवर्ड्स, बहुत ही टर्मोइल्ड पीरियड ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री। खाने की शॉर्टेज, राइट्स। अब यहाँ पे राइज होगा नेपोलियन का। नेपोलियन अब एक डायरेक्टरी की मीटिंग हो रही होती है 1798 में, और उसके बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें डायरेक्टरी नहीं चाहिए। उस वक्त नेपोलियन को एक ही वॉज एन आर्मी, और इसको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि आपने डायरेक्टरी की मीटिंग पूरी कंप्लीट होने देनी है, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने देना, कि लोग आके डिस्टर्ब ना करें डायरेक्टरी को। तो नेपोलियन ने वो जॉब बहुत सही निभाई थी, इसने पूरी की पूरी बहुत डेंजरस मॉब को वहाँ से भगा दिया। तो ये बहुत फेमस हो गया था ये डायरेक्टरी में कि ये बंदा बड़ा दमदार आदमी है कोई। इसके बाद इसको भेजा गया ऑस्ट्रिया लड़ने, इसने ऑस्ट्रिया को हराया। ब्रिटेन, इजिप्ट में लड़ाइयाँ हुई हैं, इजिप्ट में जबकि हार गए थे, लेकिन इसने बोला कि मेरे कारण नहीं हारे, मेरे कारण जीत रहे थे। बाकी एक जो कोई और बैटल हुई थी वहाँ पर, उसके बैटल, जिसको बैटल ऑफ स्ट्रेट्स कहा जाता है, वहाँ पर उसके कारण हार गया हम, अदरवाइज मेरे कारण तो जीत ही रहे थे इजिप्ट ने। तो ब्रिटेन के खिलाफ बोला मैं ही हरा सकता हूँ ब्रिटेन को। 1799 में ही कम्स बैक इजिप्ट से और फ्रांस वापस आता है। देन ही रिमूव्स द पीपल ऑफ द डायरेक्टरी, इसको बोला जाता है कू दे एटा, स्टेट को ओवरटर्न कर दिया इसने, एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स अ कॉन्सुल, कॉन्सुलेट बन गया ये। इसने बोला कि सिर्फ 3 लोग हैं जो राज करेंगे, डायरेक्टरी राज नहीं करेगी, कॉन्सुल राज करेगा। तो कॉन्सुल में 3 लोग होंगे, एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द फर्स्ट कॉन्सुल। इसने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुल डिक्लेयर कर दिया। ग्रेजुअली इसने डिक्लेयर कर दिया आई एम द फर्स्ट काउंसिल फॉर लाइफ टाइम, और उसके थोड़े दिन बाद ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी द एम्परर। आप देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस पहुंच गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड टू एंड द मोनार्की, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड्स बाय गिविंग अ मोनार्क। मोनार्की खत्म करने के लिए शुरू हुई, एंड एक बहुत उस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क इन हिस्ट्री ऑफ फ्रांस मिल जाता है फ्रांस को 1804 में। ओके, so before we end we should discuss what all are the legacies of French Revolution। हमें क्या क्या मिला दुनिया को। फ्यूडलिज्म एंड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखी हमने, जो कि इटसेल्फ बाद में फिर से मोनार्की बन जाएगी। राइट्स ऑफ मैन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड यू विल विटनेस इन लेटर वीडियोज कि हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, पूरे की पूरे यूरोप में ही नेशनलिज्म कैसे फैल गया बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब। थैंक यू।